हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पैटर्न्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इस तरह से। तो इसके हमने क्या किए हैं, तो मल्टीप्लाई किए हैं हमने सेम डिजिट से। ठीक है, जो डिजिट हमने लिया है उसका सेम डिजिट से हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यही हमारा स्क्वायर है। ठीक है, मतलब स्क्वायर अगर हम लोगों को निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो डिजिट है उसको हमें सेम डिजिट से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वही हमारा स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें 3 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो हमें 3 इंटू 3 करना है, यानी कि 9 हमारा 3 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर 4 का कहा जाए तो 4 इंटू 4 करना है, मतलब कि 16 जो है हमारा वो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या से फिर से गुना करके। ठीक है, अब है कि कुछ संख्या मान लीजिए अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हमें पहचानना है कि क्या वो पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पे हम कुछ डिजिट्स लिखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 6 7, ये हमने एक डिजिट लिया हुआ है, ठीक है, नंबर लिए हुए हैं। तो अब हमें पता करना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है, तो हमें इसकी इकाई के स्थान पर देखना है। देखिए यहाँ पे कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 4 9 6 5 ये सारे डिजिट और 0 का जो टर्म है वो इवन टर्म में होना चाहिए। अगर इस तरह से रहता है तो जो संख्या दिया हुआ है उसका वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके लास्ट में यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे देखिए 1 4 9 6 5 ये सब मैंने आपको डिजिट्स बताए थे होने चाहिए पूर्ण वर्ग के लिए, पर यहाँ 7 है, यानी किसी भी संख्या को गुना करने पर हमें 7 नहीं आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर ये सारे डिजिट्स किसी भी संख्या के अंत में होंगे तो वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। जैसे कि 1 2 1 अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमारा पूर्ण वर्ग है, यानी जिसका हम लोग इकाई के स्थान पर देख रहे हैं कि 1 है, तो 1 इंटू 1 भी 1 आता है और 9 इंटू 9 में भी 81 में 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है इसकी हम लोग पहचान इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि देखिए कोई भी जो सम संख्या है उसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या ही होगा, और अगर किसी विषम संख्या का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एक हमें विषम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए 0 जो है, मैंने आपको बताया कि 0 का जो टर्म होना चाहिए अगर वो इवन टर्म में है तो जो हमारा आंसर होगा वो पूर्ण वर्ग होगा, मतलब कि वो जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि अगर 400 अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो इसका हम लोग लास्ट में देख रहे हैं 2 0 है, इवन में है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन देखिए इसके साथ में सिर्फ 2 0 होने से ही पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स के अलावा जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका हम लोग पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी जगह में अगर हम लोग 500 को देखते हैं तो देखिए इसके भी लास्ट में 00 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि ये 5 जो है ये हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, अब है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि जैसे 23 है, 45 है, 39 है, ये सब के स्क्वायर में हमें बताना है कि इसका जो इकाई अंक होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इकाई अंक जैसे 23 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसके इकाई अंक में क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 23 हमारा लास्ट में 3 है, तो हम लोग 3 इंटू 3 करके देखेंगे तो कितने होते हैं हमारे 9 होते हैं, यानी कि 23 का स्क्वायर में इसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग 45 में देखते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका देखिए यहाँ पे 5 है, इकाई में इसका 5 है, तो हम लोग 5 को 5 से ही इंटू करेंगे तो 5 5 सा 25 होता है, तो यानी कि इसके लास्ट में इकाई का अंक जो होगा वो 5 आएगा। उसी तरह से हम लोग 39 का अगर देखते हैं तो 9 इंटू 9 81 होता है, तो यानी कि इसके 39 का इकाई का स्क्वायर का जो इकाई का अंक होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका इकाई अंक पता कर सकते हैं। उसके बाद जैसे देखिए कोई भी डिजिट्स है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग जैसे शून्य वाला जो डिजिट्स है, ठीक है,
तो जैसे कि एक डिजिट है, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जितना ज़ीरो है इसका दुगना ज़ीरो होगा, मतलब 1 यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो इसका स्क्वायर में हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग 40 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 40 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 40 में देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक ज़ीरो है तो यहाँ पे हमारा 2 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इसकी जगह में डबल ज़ीरो रखते हैं तो हमारे आंसर कितने हो जाएंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, और डबल ज़ीरो यानी कि 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे 4 ज़ीरो हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ज़ीरो भी पता चल जाएंगे आसानी से कि अगर किसी भी संख्या में एक ज़ीरो है तो उसका दुगना ज़ीरो, मतलब जितने ज़ीरो होंगे उसका दुगना ज़ीरो उसके स्क्वायर में होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि कोई दो संख्या अगर दी हुई है तो उसके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है, वो हम लोग कैसे जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि 81 है और 100 है। ठीक है, 81 और 100 है, हमें जैसे अगर पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। जो 81 है ये देखिए 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 से 81 होता है, और 100 जो है ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए 9 और 10 जो संख्या है इन दोनों के बीच में कोई संख्या है तो नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, 9 के बाद जस्ट 10 आता है, तो इसका मतलब 81 और 100 के बीच में भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए यहाँ देखिए हमारा नंबर है 28 और 42। हमें बताना है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग 28 को हम लोग 5 का ये बड़ा होगा, 5 के स्क्वायर से ये बड़ा होगा, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, लेकिन यहाँ पे 28 है तो ये बड़ा हो जाएगा 5 के स्क्वायर से। और यहाँ पे देखिए 42 जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 7 के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जो डिजिट्स हमारे दिए हुए हैं हमें उनके नियरेस्ट वाले को लेना है कि वो कौन से डिजिट का स्क्वायर के नियरेस्ट हुआ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ 28 देख लिया, मतलब हमारा डिजिट था, तो हमें देखना है कि ये कौन से डिजिट के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो हमारा 5 का स्क्वायर के नियरेस्ट हो गया, मतलब कि 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो ये उससे 3 ही ज़्यादा है ना। उसी तरह से हमारा 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये 42 है, यानी कि ये 7 का स्क्वायर के नियरेस्ट था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 5 और 7 आ रहे हैं, ये दो संख्या के बीच में हो रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि 5 और 7 के बीच में एक संख्या 6 होता है, तो इसका मतलब 28 और 42 इसके बीच में जो वर्ग संख्या होगा वो 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि 36 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम लोग कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है, ये हम लोग इस तरह से जान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए आप लोग यहाँ पे, कि जैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी मतलब कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो हम उनको बिना योग किए ही बता सकते हैं कि उसका आंसर कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 = यहाँ पे देखिए हमें ऐड करने हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग 3 1 4 4 और 5 9 इस तरह से हम लोगों को नहीं करना है। ये इस तरह से बिना किए ही हम लोग इसका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। कैसे, हमें इसके टर्म काउंट करने हैं, कितने टर्म है। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो हम लोगों ने कितनी आसानी से कर लिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसको हमें ऐड करना है। तो हमें कैसे करना है, तो इसमें भी हमें टर्म्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है, तो हमें 6 का कर देना है स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएंगे 36। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से इसका ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि हम लोग स्क्वायर कितने तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है,
स्क्वायर हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं। वर्ग करने के तरीके कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि कोई भी जो दिया हुआ संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 25, तो 25 का अगर हम लोगों को स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग 25 × 25 कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 625। जेन्युइन जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से करके हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, देखिए दूसरा तरीका है कि फार्मूला के द्वारा। फार्मूला क्या है, तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर हम लोग बनाएंगे इसको कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे हमें 25 का स्क्वायर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 25 को हम लोग 20 + 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। 20 और +5 25 ही होंगे, उसका स्क्वायर करना है हमें। तो देखिए अब ये हमें a + b के फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, a का स्क्वायर, a हमारा 20 यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 2 × a हमारा 20, b हमारा 5 प्लस b हमारा 5 है यानी कि 5 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएंगे ये 4 और 1 0 है, स्क्वायर में हो जाएगा 00 प्लस इन सारे को हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 200 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब हम इन सारे को ऐड कर देंगे तो 400 और 200 600 और 25 यानी कि 625। देखिए हमारा सेम आंसर आया, है ना। उसके बाद है हम लोग का एक विकर्ण विधि होता है, देखिए विकर्ण विधि। ठीक है, विकर्ण विधि में हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं हम लोग विकर्ण विधि। जैसे कि हम यहाँ पे 3 डिजिट्स के हम लोग देखते हैं, जैसे कि 2 8 9 का हमें स्क्वायर करने हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे विकर्ण विधि में, देखिए क्या करना है हमें। पहले हम लोग को इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, 1 2 1 2। ठीक है, हमें इस तरह से 3 डिजिट्स हैं तो 2 8 9 2 8 9। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ के जो 2 है और यहाँ के 2, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 हमारे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो हम इनको 0/4 की तरह लिखेंगे। फिर 2 × 8 कितने हो जाएंगे 16, तो 16 में 1 6, तो 1 को ऊपर लिखेंगे 6 को नीचे लिखेंगे। उसी तरह 2 9 इंटू कर देंगे तो हो जाएंगे 1 8। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 8 × 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1 6, 8 × 8 करेंगे तो 6 4, फिर 8 × 9 करेंगे तो 7 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9 से, 9 × 2 करेंगे तो 1 8, फिर 9 × 8 करेंगे तो 7 2, फिर 9 × 9 करेंगे तो 81। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सारे को ऐड करना है। देखिए इसका ऐड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका ऐड यहाँ पे हम लोग, देखिए 1 था तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 2 8 2 है, तो सारे को ऐड करेंगे हम लोग, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे यहाँ पे हमारे। फिर इसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ सारे को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारे कितने होंगे 35 हो जाएंगे। आप ऐड करके देख लीजिएगा। उसके बाद इस टर्म को हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारे ऐड करके कितने हो जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हमारे 12 हो रहे हैं। अब इन सारे को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे यहाँ पे होंगे हमारे 34। ठीक है, ऐड करने से हमारे 34 हो जाएंगे, लेकिन इसका जो सेकंड टर्म है इसको हमें यहाँ पे ला करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 34 + 1 हो जाएंगे, कितने हमारे 35 हो जाएंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 35 आया है, तो इसका जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे फिर आकर के जुटेगा। पहले हमें इन सारे को ऐड कर लेना है, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 हो रहे ऐड करके, और यहाँ पे देखिए हमारा जो इसका सेकंड है 3, तो 20 + 3 यानी कि 23 हो जाएंगे यहाँ पे हमारे। और फिर यहाँ पे देखिए 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 6
और यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे टोटल 8, और उसके पहले यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे। अब इसका जो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे नंबर्स ऐड करके आए हैं उनका जो इकाई का अंक है हमें बस यहाँ पे उन्हीं को लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा 8 आया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 2, 1, इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8, 3, 5, 2, 1, ये हमारे स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लोग विकर्ण विधि से भी इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर है इसमें पाइथागोरस ट्रिक है एक, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखिए पाइथागोरस ट्रिक में क्या होगा कि किसी भी दो संख्या का स्क्वायर जो है वो तीसरे संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये जो हमारा होगा ये 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 6 ज़ा 36 और 10 10 ज़ा 100 होते हैं। इन सारे को हम ऐड करते हैं, 6 4 0 1 6 3 9 और 1 10, देखिए 100 हो गए ना। तो ये है हमारा पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक इसमें होगा क्या कि कोई भी 3 डिजिट होंगे जिसमें से कोई 2 डिजिट्स का जो स्क्वायर होगा वो तीसरे डिजिट के स्क्वायर के इक्वल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक लिखिए, यानी वो 3 संख्या बताइए जिसमें से जो एक संख्या होगी वो सबसे, उसमें से तीनों में से सबसे छोटी जो संख्या एक होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग पाइथागोरस ट्रिक में हम लोग 3 डिजिट्स मानेंगे, यहाँ पे एक m स्क्वायर माइनस 1 मानेंगे, और फिर एक m स्क्वायर प्लस 1 मानेंगे, और एक हमारा 2m। ये 3 डिजिट्स हमारे होंगे पाइथागोरस ट्रिक में, ठीक है। हमें इसको लेकर के ही ये सॉल्व करना है। तो हमें बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 8 होगी। तो हम इसमें से एक संख्या को यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 को मान लेते हैं कि 8 है, ठीक है। इससे हम लोग देखते हैं बना करके क्या निकलता है आंसर। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 है, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 9। तो m इज इक्वल टू यहाँ पे कितने हो जाएंगे, स्क्वायर है तो इस पर रूट हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे 3। जब हमारा m मिल गया है, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 हमारे एक डिजिट तो 8 है, और हमें m मिला हुआ है तो हमें m स्क्वायर प्लस 1 भी तो निकालना है। m स्क्वायर हमारा कितना है, 9 था, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10 हो जाएंगे, और हमें 2m चाहिए, तो 2 इंटू एम की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे हमारे 6। तो देखिए हमें 3 डिजिट्स मिल गए, 8 10 और 6, क्या क्या मिले, 6 8 और 10। यहाँ पे देखिए हमें 3 तो मिला, लेकिन हमारा क्वेश्चन में कंडीशन था कि 8 हमारा सबसे छोटा डिजिट होगा इस ट्रिक में, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 6 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम एक बार फिर से इसको दूसरे डिजिट्स के साथ, जैसे कि हम लोग ये हमारे 3 डिजिट्स होंगे, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। तो हम लोग इस बार है, पिछली बार हम लोगों ने m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माना था, इस बार हम लोग 2m इज इक्वल टू 8 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे m कितने निकलेंगे, 4 निकल जाएंगे। m अगर 4 है तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएंगे, और फिर m स्क्वायर प्लस 1 कितने हो जाएंगे, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 17 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 8 15 और 17 जो है हमारे यहाँ पे ये ट्रिक हो जाएगा, जिसमें से देखिए 8 हमारा सबसे छोटा डिजिट है, ठीक है। तो यही था पाइथागोरस ट्रिक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। Thanks for watching my video.